हाँ, तो बेटा जी हम पिछले 3 दिनों में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा। एक तो कंसाइनमेंट की थ्योरी पढ़ ली, एक हमने बुक्स ऑफ कंसाइनर और बुक्स ऑफ कंसाइनी पढ़ ली। जनरल एंट्री हमने देखी कंसाइनर की बुक्स में कैसे करनी है, कंसाइनी की बुक्स में कैसे जनरल एंट्री करनी है, वो सब हमने पढ़ ली है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने कम से कम 12 एंट्री तो कंसाइनर की बुक्स में और 6 एंट्री कंसाइनी की बुक्स में अब तक हमने देख ली है। अब इनको वास्तविकता में काम में कैसे लेना है वो सीखने से पहले हमें एक लास्ट चीज जो यहां पर पढ़नी है वो पढ़नी है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम माल का मूल्यांकन कैसे करें या फिर बिना बिके हुए माल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। तो उसको कैसे वैल्यूड किया जाएगा, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमको 3 चीजें लेनी पड़ी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ स्टॉक लेनी पड़ी। साहब कॉस्ट ऑफ स्टॉक कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी बंदे ने 400 यूनिट कोई भी चीज की, मान लो 400 चीजें भेजी, 400 मोबाइल, 400 लैपटॉप, 400 कुर्सी, कुछ भी मान लो, तो 400 यूनिट भेजी। प्रत्येक एक यूनिट की कीमत 300 रुपए, प्रत्येक एक यूनिट की कीमत 300 रुपए। एजेंट ने 400 यूनिट में से 300 यूनिट तो बेच दी। अब उसके पास ओनर ने 400 यूनिट भेजी थी, प्रत्येक एक यूनिट की कीमत 300 रुपए थी। एजेंट ने माल उतारने के बाद 300 यूनिट बेच दी। 300 यूनिट बेचने के बाद आज उसके पास कम से कम 100 यूनिट अनसोल्ड स्टॉक के रूप में, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आज उसके पास पड़ी हुई। तो सबसे पहला, जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा कि हमें जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है या वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है, अंतिम माल का जो मूल्यांकन करना है, उसमें सबसे पहले तो लेनी है कॉस्ट ऑफ स्टॉक कि साहब जो माल है उसकी लागत कितनी है। तो देखो पहली चीज तो कि बिना बिकी इकाई है 100 यूनिट और प्रत्येक एक यूनिट 300 रुपए की है। तो उस हिसाब से बेटा जी हमारे पास जो माल है वो है आज की तारीख में 30,000 रुपए का। प्रत्येक एक यूनिट की कीमत 300 रुपए है, तो इस हिसाब से 100 यूनिट की कीमत हो गई 30,000 रुपए। तो पहली चीज तो हमें जो बची हुई इकाई है उसकी कीमत क्या है वो कीमत निकालनी होती है। तो हमने निकाल ली, हिसाब 100 इकाई बच गई थी, प्रत्येक एक 300 रुपए की थी, तो 300 इंटू 100 हम जब करते हैं या 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए हमारी कॉस्ट आती है। दूसरा मैंने लिखा फुल एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर, प्रेषक के सारे खर्च, ऑल ए टाइप ऑफ एक्सपेंसेज, जो भी ओनर ने जिस तरह का भी खर्चा किया वो सारे खर्चे ओनर को, हमको खर्चों को शामिल करना है, कंसिडर करना है प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक रूप से। कैसे करना है मैं बताता हूं। मान लो कि ओनर ने ये 400 यूनिट भेजने के लिए 2,000 रुपए खर्च किए। इस 2,000 रुपए के खर्चे को चाहो तो टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे मान लो 500 रुपए उसने ठेले वाले को दिया, 1,000 रुपए उसने गाड़ी भाड़े का दिया और 500 रुपए इंश्योरेंस के दिए। तो 500 रुपए ठेले भाड़े के, 1,000 रुपए उसने गाड़ी का किराया दिया और 500 रुपए का इंश्योरेंस करा दिया माल का। टोटल उसने 2,000 रुपए खर्च किए। तो देखो बेटा जी जो 2,000 रुपए खर्च किए उसने, वो पूरे 2,000 रुपए खर्च किए हैं 400 यूनिट पर। तो उस हिसाब से प्रत्येक एक यूनिट पर 5 रुपए खर्च आता है। कितने रुपए खर्च आता है एक यूनिट पर? 5 रुपए। अगर 400 यूनिट पर 2,000 रुपए खर्च करता है तो प्रत्येक एक यूनिट पर ओनर द्वारा 5 रुपए खर्च किए जाते हैं। अतः 100 इकाई पर 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए ओनर का खर्चा भी हो गया। बेटा जी जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम या बिना बिके माल के मूल्य की गणना करना, माल के मूल्य की गणना करना, निकालना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओनर ने जैसे मान लो 400 यूनिट भेजी है, प्रत्येक एक यूनिट की कीमत 300 रुपए है और 300 यूनिट एजेंट द्वारा बेच दी गई। तो 400 में से 300 बेच दी गई तो 100 इकाई बिना बिकी रह गई। तो प्रत्येक एक इकाई की कीमत 300 रुपए, तो 30,000 रुपए का तो सारे माल की वैल्यूएशन आ रही। ओनर ने 2,000 रुपए खर्च किए टोटल माल को भेजने के लिए, माल को एजेंट तक पहुंचाने के लिए 2,000 रुपए खर्च किए। तो 2,000 डिवाइड बाई 400 करेंगे तो 5 रुपए प्रत्येक इकाई पर उसने खर्च किए हैं, तो यानी कि 100 यूनिट पर 500 रुपए उसने खर्च किए। तो मैंने ये भी निकाल लिया। और मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है कंसाइनिंग ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि साहब प्रेषणी या एजेंट के सिर्फ गोदाम तक के या माल पहुंचाने तक के या सिर्फ प्रत्यक्ष खर्चों को शामिल करना है। अब प्रत्यक्ष खर्चे किस तरह के हो सकते हैं, गोदाम तक माल के खर्चे कौन से हो सकते हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे उसने कहीं वेजेस दिया है, मान लो उसने वेजेज खर्च किया है 1,000 रुपए, मजदूरी दी है माल को ले जाने के लिए। गोदाम रेंट, गोदाम का किराया दिया है उसने 1,000 रुपए। एजेंट ने जो खर्चा किया वो किया माल को उतारने की जो मजदूरी दी, गोदाम पे माल आ गया, मजदूरों से उसने कहा कि भैया माल को उतारो। तो माल को जब उन्होंने उतार कर गोदाम में जमाया तो जमाने के लिए 1,000 रुपए दिए और बाद में जो गोदाम का किराया है वो उन्होंने 1,000 रुपए दिया। तो मैंने जैसा आपको कहा कि जब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे या वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक करेंगे तो हमको पहली चीज तो मिलनी चाहिए कॉस्ट ऑफ स्टॉक, जो माल है उसका मूल्य। दूसरा मिलना चाहिए हमको ओनर के सभी खर्चे अनुपातिक रूप में जो बचे हुए माल पे होंगे, और एजेंट के वो सारे खर्चे जो सिर्फ उसने माल को गोदाम पहुंचाने तक के लिए किए। तो यहां पर दो खर्चे दे रखे हैं, एक तो वेजेज और एक दिया है गोदाम रेंट। तो ऐसी स्थिति में हमारे काम का खर्चा है मजदूरी अभी के लिए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ माल को गोदाम पहुंचाने तक के खर्चों को शामिल करना है, उसके बाद के खर्चों को शामिल नहीं करना है। तो गोदाम का रेंट है जो गोदाम में माल रखने के बाद दिया जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ हम इसके 1,000 रुपए ही कंसिडर करेंगे। तो 1,000 रुपए वो खर्च करता है 400 यूनिट पर, तो प्रत्येक एक यूनिट पर 2.5 रुपए खर्च होते हैं। तो इस हिसाब से बेटा जी 100 यूनिट बिना बिकी है, 2.5 रुपए प्रत्येक एक यूनिट पर खर्च होता है, तो 250 रुपए एजेंट के खर्च होते हैं। तो इस तरह से जो ये बचा हुआ माल है उसकी वैल्यू 30,750 रुपए आती है 100 यूनिट की। हमारे हुए एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल हमने केवल समझने के लिए लिया है ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें जब कैलकुलेट करनी हो तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया बेटा जी कि जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक है एक तो हमको वो चाहिए, एक हमको ओल्ड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एजेंट के सभी खर्चे लेने, और कंसाइनी के ओनली वो एक्सपेंसेस हमको शामिल करने हैं जो उसको गोदाम पहुंचाने तक के लिए, या जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके शामिल कर दें। और अगर वो हम ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकल के आ जाएगा। और बाकी हम जब अब क्वेश्चन करेंगे तब इसको मैं और ढंग से जस्टिफाई कर दूंगा कि किस तरह से आपको इसको काम में लेना है। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एजेंट द्वारा अगर मान लो एडवांस के रूप में ओनर को, एजेंट द्वारा मान लो एडवांस के रूप में ओनर को एक बिल एक्सेप्ट करके दिया जाता है, और उस बिल को अगर ओनर बैंक से बुना लेता है तो जो डिस्काउंट करते हैं उस डिस्काउंट के खर्चे को कहां दिखाया जाएगा। तो मैंने जो आपको बताया वो आरबीसी बुक्स के हिसाब से, जो हमारे राजस्थान बोर्ड की जो गवर्नमेंट किताबें हैं उसमें उस खर्चे को कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। जबकि बहुत से जो राइटर होते हैं उनका मानना है कि उसको कंसाइनमेंट के नाम पे नहीं लिख के डायरेक्ट पेंडल पे चार्ज किया जाए, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो अगर बेटा जी हम उसे कंसाइनमेंट के नाम लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर हम उसे नहीं भी लिखते हैं कंसाइनमेंट के नाम और उस खर्चे को भी लिखते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस खर्चे को हम डायरेक्टली पेंडल पे दिखा सकते हैं, बशर्ते हमें नीचे एक वर्किंग नोट में लिखना होगा कि हमने उस एक्सपेंसेस को फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मानकर अभी यहां पर चार्ज नहीं किया।
ये कैसे काम में लेना है मैं बाद में सिखाऊंगा जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको सबको ग्रुप में पहले डाल रहा हूं, फिर उसकी एक एक जनरल एंट्री मैं आपको बोर्ड पे कराते हुए पूरे क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो पहले बेटा जी आप उस क्वेश्चन को पढ़ें आराम से, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो मैं करूँ। आपको अभी तक की सारी एंट्री याद होनी चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको आना चाहिए, और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई, कहीं दिक्कत है तो वो आप मुझे, मैंने आपको नंबर दिए हैं, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप जो मैंने अब तक बताया उन चीजों को ध्यान में रखना है। 12 एंट्री कंसाइनर की याद करनी है, 6 एंट्री कंसाइनी की याद करनी है, और वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आपको आना चाहिए। और यहां के लिए इतना।